In our last classes of financial, we talked about सबसे पहले we talked about growth. ग्रोथ में जो कंसेप्ट था वो क्या चीज का था? द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? सो कंपाउंडिंग यूज करके हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकाला, और अगर फ्यूचर वैल्यू पहले से पता था तो बैक ट्रेस करके प्रेजेंट वैल्यू निकाला। इन दैट सिनेरियो व्हाट वी हैड वाज वन टाइम पेमेंट। अगर प्रेजेंट वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई भी पैसा डाला है, तो मैंने अभी सपोज 1200 रुपए इन्वेस्ट करा, 1200, एंड द इंटरेस्ट दैट आई एम गेटिंग चार्जेस सिर्फ 5%। और उसके लिए मेरे को 10 साल के बाद में एक सर्टेन अमाउंट रिटर्न में मिलेगा। सो 1200 पेमेंट दैट आई मेड वाज वंस टुडे, द पेमेंट दैट आई गेट आफ्टर 10 years इज ऑल्सो वंस। सिंगल पेमेंट हो रहा है और सिंगल पेमेंट मिल रहा है। So in the entire scenario, there was only one time payment, whichever scenario we are talking about. उसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन में गए थे। अगेन सेम कंपाउंड इंटरेस्ट काइंड ऑफ अ कंसेप्ट, बस प्लस होने की जगह माइनस हो रहा था एट द सेम रेट। इसमें भी क्या था? सपोज मैंने वन टाइम एक बार का पेमेंट करा 1 लाख, उससे एक टू व्हीलर खरीदा, 6 साल यूज करा, एंड द वैल्यू नाउ आई एम गोना, इट्स गेटिंग डिप्रिशिएटेड। 6 साल के बाद में उसको बेचा, अगर कुछ मिला तो वो स्क्रैप वैल्यू कहलाएगा, नहीं मिला तो जीरो। अग्री? सो अगेन इन दैट केस द स्क्रैप वैल्यू वाज वन टाइम पेमेंट, जो मेरे को वन टाइम रिसीविंग, जो मेरे को बेचने के टाइम पे मिलेगा। और जो हम लोगों का शुरू में खरीदने वाला टाइम था, कॉस्ट ऑफ द एसेट, अगेन दैट इज ऑल्सो वन टाइम पेमेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ लोन सिनेरियो राइट नाउ। ठीक है? सो इसमें भी इन केस ऑफ depreciation also there was one singular payment in both the cases. Present value was one payment, future value was also one payment, whether it is हम लोग पेमेंट कर रहे हो या हम लोग पेमेंट रिसीव कर रहे हो। अग्री? सो इन एंटायर अभी 5 मिनट में मैंने एक ही चीज पे स्ट्रेस किया, वन टाइम पेमेंट। दैट मीन्स व्हाट आई एम अबाउट टू स्टार्ट, द वर्ड एन्यूटी, इट्स नॉट गोइंग टू बी वन टाइम पेमेंट, इट्स गोइंग टू बी मल्टीपल पेमेंट्स। सो इसका शुरुआत वैसे 11 में हो चुका है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके? जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट था वो स्कूल में स्टार्ट हुआ था, right? But this concept of annuity started in 11th. It wasn't introduced earlier than that. What happens here? Hmm. Supposingly, let's talk about the institute. इंस्टीट्यूट में रहने के लिए हर महीना हम लोग क्या पे करेगा? रेंट। अब सपोज द रेंट इज सिर्फ 50,000 हाइपोथेटिकली। तो अगर मेरे को रेंट 50,000 पे करना है, सो दैट वाज प्री डिसाइडेड। तो हर प्रॉपर्टी का अग्रीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल वी मेड एन अग्रीमेंट ऑफ से 3 years, सब कुछ हाइपोथेटिकल है। सो फॉर 3 years, फॉर 3 years ड्यूरेशन हम लोग हर महीना 50,000 पे करेगा, सो दैट वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी फॉर आवर ओन कमर्शियल पर्पज। अग्री? तो ये जो प्राइस है ये हम लोग फर्स्ट डे लैंडलॉर्ड के साथ फाइनल किया। अगेन द पेमेंट, जैसे अर्लियर तो क्योंकि थोड़ा बहुत एक दूसरे पे विश्वास होता था, तो रेंट वाज पेड इन द एंड ऑफ द मंथ। मैंने ही देखा है, मैं जब छोटी थी, रेंट यूज टू बी पेड आफ्टर लिविंग। जैसे मैं अगर मंथ ऑफ जुलाई में रह ली, तो मैं जुलाई के लास्ट 5 days में रेंट पे होता था पापा लोगों का। नाउ इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स द रेंट हैज टू बी पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, कि अगर आप जुलाई में रहना चाहते हो तो पहला 5 दिन में या 6 दिन में आपको रेंट पे करना पड़ेगा। कर दिया तो ठीक है, वरना निकाल देता है, इन जनरल हम से। ठीक है? तो यहाँ पे रेंट कब पे करना? इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो वो लैंडलॉर्ड बोल दिया था कि 5 तारीख तक दे देना, एक दो दिन ऊपर नीचे चलो रिलेशन है तो ठीक है, इन जनरल 5 days। हम लोग फीस के साथ भी करते हैं। अब 50,000 वॉज डिसाइडेड प्री, फिर टाइम पीरियड और डिसाइडेड कि 3 साल के पहले तो आप जा ही नहीं सकता, इसीलिए डिपॉजिट रखता है कि इनकेस हम लोग बीच में भागे तो वो डिपॉजिट वो लोग रिटर्न ही नहीं करेगा। अग्री? तो वो वाला डिपॉजिट में से अगर हम लोग 3 साल के बाद छोड़ता है तो वो डिपॉजिट हमें मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सो आई हैव टू पे फॉर 3 years। अग्री? सो ये जो था कि एवरी सिंगल मंथ मुझे 50,000 पे करना होगा टू माई लैंडलॉर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ टू स्टे हियर। अब एक चीज सोचो, जैसे हम लोगों का अगर मैं जूनियर सेक्शन हटा दूं, तो हम लोगों का जो फीस है वो हाफ ईयरली सिस्टम्स पे चलता है। सो हम लोगों का सपोज अगर पहला पेमेंट है वो यूजुअली मई या जून तक, अप्रैल का एंड से लेके जून का फर्स्ट वीक तक यूजुअल पेमेंट होता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो उस टाइम पे एक बार का ह्यूज कैश इनफ्लो होता है, तब हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग साल भर में ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली कितना कमाने वाले हैं। हम लोग का तो वन टाइम एडमिशन है पूरा। सो उस टाइम पे तो एक बार में कैश इनफ्लो होता है, तो मैं अगर नीचे जाके लैंडलॉर्ड को बोलूँ एक काम करो, 50,000 होता है, 6 महीना का लेके आप भी रखिए करो, लेगा? नहीं। क्यों? रेंटल प्रॉपर्टी लोग क्यों करता है? ताकि हर महीना का हम लोगों का डेली खर्चा का टेंशन ही ना रहे, राइट?
there are so many houses which has rental income as a primary source of income. तो उनका घर चलता है उससे, इवन इफ इट इज नॉट प्राइमरी. रेंटल इनकम मेनली किया ही इसीलिए जाता है कि जो नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंसेस है, मंथली एक्सपेंसेस है, उसका स्ट्रेस ही नहीं. वट एवर इफ आई हैव अनदर बिजनेस, इफ आई एम अर्निंग फ्रॉम दैट, दैट इज लग्जरी, राइट. तो वो कभी बंदा अग्री नहीं करे, वो 2 महीना का ही अग्री ना करे शायद, अनटिल हम ये बोले कि हम भाग रहे हैं. कभी नहीं एग्री करेगा. क्यों? क्योंकि उसका वो घर का जो खर्चा है वो उसके साथ बैठा हुआ है हिसाब, कि भाई इतना 50,000 तुम उसको देगा ही, तो ये 50,000 उसका कोई और रेंट में देना है, या उसका घर का खर्चा वो जहां पे भी है, ये ऑलरेडी डिटरमाइंड है. सो अगेन आई कैन नॉट डू दैट. अब सपोजिंगली जैसे अभी चलो सेकंड इंस्टॉलमेंट का उम्मीद होता है अभी तो चलो निकाल भी लेते हैं हम लोग. बट अब आता है फिर जनवरी और फेब का टाइम, फुल कड़की, कहीं नहीं जाता हम. क्यों? पैसा है ही नहीं, और ना कोई उम्मीद है दिख रहा आने वाला 3-4 महीना तक. उस टाइम पे ह्यूज कैश दिक्कत. उस टाइम पे अगर मैं बोलूँ कि ये 2-3 महीना रहने दो, आई पे यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल व्हेन द न्यू एडमिशन और द मार्च न्यू एडमिशन आएगा, सवाल ही नहीं उठता, निकाल के नक्की करेगा हम लोग को. अग्री? व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट नीदर अलाउड टू मेक द पेमेंट इन एडवांस, नॉर एम आई अलाउड टू मेक द पेमेंट लेट. सेम चीज बैंक भी तो करता है. एफडी खोला मैंने बोला कि मेरे को 10 साल के बाद में 1 करोड़ रुपए चाहिए. तो उसके लिए वो बोलेगा आप कब पेमेंट करेगा, हम बोला मेरा सिस्टम के हिसाब से हाफ ईयरली पेमेंट करेगा. तो बोला कि हाफ ईयरली इतना इतना लाख रुपया पे करो, हम 5% 6% इतना इंटरेस्ट देगा, तो 10 साल के एंड में हम आपको 1 करोड़ दे देगा. हाँ या ना? अब आप इसको ये बताओ सोच के, वो पेमेंट कब करना पड़ेगा. सपोज विबोर बैंक में गई कि मेरे को 10 साल के बाद में 1 करोड़ रुपया चाहिए, वो बोला 5 लाख रुपया या जितना भी लाख रुपया वो जमा करना है. सो वेन विल द पेमेंट बी मेड? अभी या 6 महीना बाद? अच्छा, वो धर्म के लिए खोला है मेरे लिए बैंक है वो क्या बोलेगा, आप 6 महीना बाद पैसा देगा ना, हम 6 महीना बाद ही स्टार्ट करेगा. वो क्यों फोकट में 6 महीना का इंटरेस्ट देगा हमको? जिस दिन मेरे साइड से उसको फर्स्ट पेमेंट क्रेडिट होगा, दैट इज द टाइम, दैट इज द डेट व्हेन माय एफडी विल स्टार्ट, राइट. क्योंकि जब तक मैं पैसा नहीं दूंगी वो इंटरेस्ट देगा क्या चीज पे हमको? हाँ या ना? सो नाउ दिस अगेन इज इन द बिगिनिंग. हाँ या ना? बिगिनिंग ऑफ द टर्म में ही होगा. अगर मेरा 6 महीना का टर्म है तो आई हैव टू मेक द पेमेंट नाउ. इफ आई हैव मेड इट ऑन 11th of July, ये मेरा स्टार्टिंग ऑफ द टर्म है, यहाँ से 6 महीना करके मेरा काउंटिंग स्टार्ट होगा. अग्री? पर यही मैंने अगर उससे 10 लाख का लोन लिया और मैंने बोला मैं 5 साल में चुकाऊंगी, उसने बोला हर महीना से 20,000 रुपया करके चुकाना है, फॉर एग्जाम्पल एक बार के. अब आप मुझे बताओ कि अभी का अभी 10 लाख लिया मैंने लोन, पहला 20,000 का चेक काट के उसको हाथ में थमा दूं? नहीं, पहला 1 महीना ये बिल्कुल मुंह नहीं खोले, एकदम भगवान टाइप. हाँ ले जाओ, घर का ही बात ये वो करके. When will the first payment have to be made? If it is decided monthly, it has to be done after 1 month, at the end. Agreed? जो टर्म मेरा डिसाइड हुआ अगर मंथली है तो. Agreed? But in all of these cases, for example, let's talk about FD. एफडी में मैंने उन बैंक को क्या बोला, विभोर को, कि मेरे को 10 साल के बाद 1 करोड़ चाहिए. अब मेरे को बता हाफ ईयरली 5% के हिसाब से मुझे कितना रुपया देना. तो वो अगर रुपीज X डिसाइड करता है, तो मेरे को उसको हर 6 महीना में रुपीज X देना है. हाँ या ना? ताकि मेरे को 1 करोड़ रुपए 10 साल के बाद मिले. तो ये सारा कैलकुलेशन उसने वो कैसे निकाला है? 1 करोड़ इज फिक्स्ड, 10 years इज फिक्स, रेट वो बदलेगा नहीं, 5% ना कम हम करने देगा, ज्यादा वो देगा नहीं. सो उन सभी पैरामीटर्स को डिसाइड करके ही गेव मी एन अमाउंट रुपीज X, 2 लाख 3 लाख 4 लाख वट एवर इज दैट. हाँ या ना? अब अगेन मैंने बोला किसी साथ भयानक बड़ी एडमिशन हो गया और हम बोले एक बार में 2 बार कर लेंगे, नक्की करो, और 8 साल में हमको 1 करोड़ देते हैं, मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा. ही इज नॉट डिटरमाइंड कि मेरी लाइफ में या मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है. It is decided that I need to pay 5 lakh every 6 months. I have to pay the same amount, neither less nor more. He won't adjust, right? क्योंकि वो सारा कैलकुलेशन उसी के हिसाब से निकला हुआ है. हाँ ना? अगेन सेम गोज विथ योर से लोन लिया हुआ. अगर मैंने सपोजिंगली शिवनंदा से लोन लिया, मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया और बोला मैं हर महीना 2-2 हजार करके चुकाऊंगी. हाँ या ना? तो उसकी माइंड में फिक्स है कि 2 हजार मैम देगा. हाँ. तो मैं बोले एक बार में 6 महीना का लेके नक्की करो, वो नहीं लेगा. वो एक बार में उड़ा भी तो देगा. हाँ है ना? मंथली एक्सपेंस है उसका, वो खर्चा प्री डिसाइडेड है कि हर महीना तो आएगा 2 हजार रुपया उड़ाने के लिए. हाँ ना? सो अगेन ही वोंट अग्री. So whether it is a situation of loan, it is a situation of FD, whether it is a situation of rental income, in any of the scenario, the amount that I need to pay when again and again, rent हर महीना देना पड़ेगा, सेम अमाउंट, सेम टाइम ड्यूरेशन में. ना मैं कम दे सकती हूँ ना मैं ज्यादा, ना मैं जल्दी दे सकती हूँ ना मैं लेट. हाँ या ना? सिमिलरली एफडी,
मेरे को 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो विभोर को जो पेमेंट फिक्स हुआ है और जो ड्यूरेशन के 6 महीना में, मेरे को 3 महीना में पैसा मिला तो थोड़े वो 3 महीना में क्रेडिट कर लेगा, नहीं। यूजुअली तो बैंक अकाउंट से ले वो अपने आप, हम तो बैंक में पैसा आया तो, पर वो क्रेडिट उसी फिक्स डेट पे करेगा। अगर 11 जुलाई को पहला पेमेंट होना है तो 11 जुलाई को ही लेगा, उसके पहले नहीं निकाल सकता मेरा अकाउंट से, हाँ या ना। So again, the payment is fixed, the duration is fixed. Even the amount that I'll get in the later term is fixed. मैंने लोन लिया शिवनंदा से 1 लाख रुपए, फिक्स हो तो ले लिया, फिक्स हो गई। अब उसको चुकाने का बात होगा 2-2 हजार करके, मेरा मन बदला तो थोड़ी हम उसका पूरा टर्म्स बदल देगा, वो नहीं मानेगा ना। अग्री। सो अगेन दिस 2,000 इज फिक्स्ड। 1 लाख रुपए लोन हम ले ही लिया, रेट वो बदलने देगा नहीं। अब उसके लिए मेरे को जितना ड्यूरेशन के लिए पैसा देना है वो भी फिक्स हो गया ऑटोमेटिकली। सो एवरी सिंगल टाइम आई एम मेकिंग मल्टीपल पेमेंट। पर ऐसा नहीं है कि वो मल्टीपल पेमेंट का अमाउंट बदल रहा है, नहीं। आई एम मेकिंग द एग्जैक्ट सेम पेमेंट, रेंट ऑफ ₹50,000 एवरी मंथ इन द बिगिनिंग, टू मेक श्योर दैट आई लिव इन दिस प्रॉपर्टी, right? I'm making a payment of rupees X every 6 months, so that after 10 years I get a sum of rupees 1 crore from Vibhu. Yes, I have to make a monthly payment of rupees 2,000, so that the loan that I've taken from Shinanda gets cleared at a certain rate. So every single time a certain amount is getting paid again and again in a fixed duration, right? And fixed term. अगर जैसे rent है, beginning of the month है, FD है, beginning है, लेकिन आपका ये लोन वाला जो चीज है वो एंड है, एक टर्म खत्म होने के बाद में मुझे पहला पेमेंट करना है। सो बिगिनिंग और एंड अगेन द पर्सन डिसाइड्स, और वो भी प्री डिसाइडेड है, ऐसा नहीं कि कोई सरप्राइज आएगा। नाउ इन दिस सिचुएशन देर इज अ मल्टीपल पेमेंट, देर इज ऑल्सो वन टाइम। जैसे लोन वह कितना का था, 1 लाख। सो 1 लाख इज वन टाइम, वो मेरे को एक ही बार देगा। पर उसको चुकाने के लिए टू रीइंबर्स दैट मेरे को मल्टीपल पेमेंट करना 2-2 हजार रुपए का। मैं बोर वाला बैंक वाला सिनेरियो, वो मेरे को 10 साल के बाद 1 करोड़ देगा। दैट इज वन टाइम पेमेंट, काश देता बार बार, पर एक ही बार देगा। पर उसको पाने के लिए मुझे बार बार उसको रुपीज एक्स पे करना पड़ेगा, हाँ या ना। अगेन कौन था, रेंट 50,000, अगर रहना तो बार बार मुझे 50,000 पे करना पड़ेगा। अब इसका कैलकुलेशन लैंडलॉर्ड किया क्या, जब वो बिल्डिंग बनाया, वो सोचा देखो ये 3 साल का पेमेंट है, या ये बिल्डिंग प्राइम कब तक रहेगा, 5 साल, उसके बाद ऑटोमेटिकली इट गेट्स रिड्यूस उसका वैल्यू। तो 5 साल तक इट्स अ प्राइम प्रॉपर्टी, उसमें मैं अगर बेचना चाहूँ तो आई गेट द बेस्ट प्राइस। तो उसको सपोज बेचने से 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो भी मिल रहा था, वो था उसका आज का दाम। फिर वो ये सोचा कि अगर मैं हर महीना उसको 50,000 दे रही हूँ, तो वो जो है उसका 10 साल 3 साल का एक्यूमुलेट करके या 5 साल का एक्यूमुलेट करके वो 1.5 करोड़ से ज्यादा मिलता है ना कम। अगर सेम भी मिलता है फॉर एग्जाम्पल, तो भी मैं उसको रेंटल पे रखूंगी, एटलीस्ट आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सेल इट अगेन, राइट? बट इफ इट कम्स आउट टू बी वे लेस देन द कॉस्ट ऑफ माई एसेट टुडे, बेच के नक्की करो। क्योंकि अगर मुझे ये दिख रहा है कि सामने सामने को फ्यूचर में थोड़े साल में सामने को कंस्ट्रक्शन आने वाला है, मेरा वैल्यू गिर जाएगा, बेच के नक्की करो। हाँ। और या अगर बिल्डिंग में कोई लूप होल है, या कोई सपोजिंग पार्किंग उतना अच्छा नहीं है, या बाद में मैं नहीं बेच पाऊंगी, ऐसा कोई पैरामीटर मेरे को सामने दिख रहा हो, देन आई सेल इट। बट राइट नाउ इट्स इन द बेस्ट लोकेलिटी पॉसिबल, बढ़िया पार्किंग है, ये है वो बंदा बिल्कुल ना बेचे, और बेचा भी नहीं। He has kept it in rental. Why? Because the rental income is more than the cost of the asset. Cost of the asset is one time, but rental is multiple payments, right? So again, whichever scenario we are talking about, there is always one payment, and then there is multiple payment. ये जो मल्टीपल पेमेंट है, फिक्स्ड पेमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इक्वल पेमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इस इक्वल पेमेंट जो बार बार हम करते हैं या हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको कहा जाता है एन्युटी। सो क्वेश्चन पढ़ के हमें पहले ये डिसाइड करना होता है कि पूरे सम में इज देयर ओनली सिंगल वन टाइम पेमेंट इन्वॉल्व। जैसे वो था 1,200 रुपए इन्वेस्ट करा और 5 साल के बाद हम उठाएगा 5% पे, जो दे रहे हो पैसा, जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी एक ही बार होगा, और जो बाद में उठाओगे 5 साल के बाद वो भी वन टाइम ही है। बोथ आर वन टाइम, सो इट्स नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चन। लेकिन यही मैंने बोला, मैं बार बार हर महीना विभोर को 1,200 दे रही हूँ, उस पर वो मुझे 5% का इंटरेस्ट देगा, और वो पैसा जो एक्यूमुलेट हो जाएगा मैं उसको 5 साल के बाद विड्रॉ करूंगी। सो जो मैं विड्रॉ करूंगी दैट में भी वन टाइम पेमेंट, पर मैं उसको बीच में एक मल्टीपल पेमेंट भी तो कर रही हूँ, 1,200 का। सो दिस सिचुएशन कम्स अंडर एन्युटी। सो एन्युटी क्या हो गया, इक्वल पेमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो प्री डिसाइडेड होता है। ना पेमेंट कम होगा ना ज्यादा, ना ड्यूरेशन बदलेगा, सब कुछ प्री डिसाइडेड है। क्या ये बात समझ आए, हाँ या ना? अब ये एन्युटी वाले सिनेरियो में
प्रेजेंट वैल्यू भी आता है, फ्यूचर भी आता है। कैसे आता है? कोई बोर वाले सिनेरियो लेता है, मैं बार बार 1200 पेमेंट कर रही हूँ उसको, ये क्या हो गया? रॉन्ग। बार बार कर रही हूँ। एन्यूटी, एनी पेमेंट दैट इज मेड अगेन एंड अगेन इज एन्यूटी, फिक्स्ड। मैं उसको बार बार हर महीना 1200 रुपीज दूंगी, सो दैट इज माई एन्यूटी। 10 मिनट खड़ो, 10 मिनट खड़ो। So 1200 is made again and again to Vibhor at 5%, and I'm gonna withdraw the accumulated amount after 5 years. तो वो जो सिंगल पेमेंट मुझे मिलने वाला है वो कब मिलेगा? 5 साल के बाद। सो दैट इज फ्यूचर वैल्यू। तो ये जो एन्यूटी है 1200 रुपए वाला, 1200 वाला, ये क्यों कर रहे हैं? ताकि मेरे को फ्यूचर में एक वैल्यू मिले। सो दिस सिनारियो इज फ्यूचर वैल्यू एंड ऑन एन्यूटी। ठीक। अब बारी आता शिवनंदा वाला। मैंने क्या लिया था उससे? लोन। कितना रुपए का? 1 लाख। व्हाई डिड आई टेक अ लोन एंड व्हेन डिड आई टेक अ लोन? अब लोन क्या होता है? मेरे को अचानक से पैसा का जरूरत आया, आई डोंट हैव द मनी, सो आई टुक इट। अगर मेरे को पता है कि मेरे को 3 साल बाद नीड आएगा तो मैं तो सेव करूंगी ना, मैं लोन का क्यों सोचूंगी? गंवार थोड़ी हूँ। राइट। लोन क्यों लेते? क्योंकि जरूरत आज है, पैसा आज नहीं। अग्री। तो जरूरत आया, पैसा है नहीं, चंदंदा से 1 लाख रुपए का लोन लिया। कितना बार? 1 टाइम। तो ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि आज का है, टुडे इज वैल्यू। तो मैंने उससे 1 लाख रुपए का लोन आज ले लिया। लोन इज ऑलवेज प्रेजेंट वैल्यू। लोन लिया ही इसीलिए जाता है बिकॉज आई हैव अ नीड टुडे, बट आई डोंट हैव द मनी टुडे। राइट। तो लोन हमेशा प्रेजेंट वैल्यू का। अब उसको चुकाने के लिए, टू रीपे दैट लोन, आई एम मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 2000 अगेन एंड अगेन, मल्टीपल मंथली पेमेंट। तो ये 2000 जो मल्टीपल पेमेंट है, ये हो गया एन्यूटी। तो ये सिनेरियो क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू और एन्यूटी का। क्लियर? सो एन्यूटी जो है वो आपका प्रेजेंट वैल्यू के साथ भी पूछा जा सकता है, एन्यूटी आपका फ्यूचर वैल्यू के साथ भी पूछा जा सकता है। क्लियर? सो पहले क्वेश्चन रीड करना है, ये डिसाइड करना है कि एन्यूटी है भी या नहीं। इफ देर इज अ सिचुएशन ऑफ मल्टीपल पेमेंट, इट इज एन एन्यूटी क्वेश्चन। इफ देर इज ओनली वन टाइम पेमेंट, वेदर यू आर विड्रॉइंग और यू आर इन्वेस्टिंग, इट इज प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चन। यहाँ तक हो गया। अब एन्यूटी में क्या डिसाइड करना? वंस आई डिसाइडेड दैट जो भी मल्टीपल पेमेंट है वो एन्यूटी है मेरा, वो किसके साथ है? लोन वाला सिनेरियो प्रेजेंट वैल्यू है, या फ्यूचर वैल्यू वाला सिनेरियो? एफडी क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू होगा। क्लियर है? हाँ। सो फ्यूचर वैल्यू और एन्यूटी का क्वेश्चन है तो उसका फॉर्मूला लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू और एन्यूटी का क्वेश्चन है तो उसका फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब देयर इज अ थ्योरी, ये तो हम लोग सम्स में भी यूज करेगा जो अभी तक बोला। थ्योरी है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एन्यूटी। एक प्योर थ्योरी है, डिपेंडिंग अपॉन व्हेन इट एंड्स। सो पहला जैसे एफडी, मैंने 10 साल का एफडी क्रिएट किया था विभोर वाला बैंक के साथ, जो मुझे 10 साल के बाद 1 करोड़ देगा। सो इट इज अ फ्यूचर वैल्यू। हाँ या ना? अग्री? कब का? 10 साल के बाद। सो आई ऑलरेडी नो माई एंड पीरियड। स्टार्टिंग तो सबको पता होता, पॉकेट से पैसा जा रहा है तो वो तो मुझे दिखेगा कि मेरा पॉकेट से पैसा जा रहा है, तो आई नो माई स्टार्टिंग डेट ऑलवेज। बट इफ आई नो माई एंड डेट ऑल्सो, जैसे एफडी वाले टाइम पे, सो दैट, या लोन वाले टाइम पे, मुझे पता है लोन चुकाने के लिए मुझे 5 साल तक पेमेंट करना है, वो तो ऑब्वियस है। लोन लिया उसी दिन पता चल गया था कि 5 साल तक इंस्टॉलमेंट चुकाते रहो। अग्री? सो ये दोनों सिचुएशन, व्हेन आई ऑलरेडी नो माई एंड टाइम, that is known as annuity certain. When the end time is clear, when we already know when my annuity is going to end, उसको कहा जाता है annuity certain। ठीक है? पर कुछ एन्यूटी होता है जो हम लोग ऑन एन ऑकरेंस, फॉर एग्जाम्पल जैसे सर्टेन लाइफ इंश्योरेंसेस। अगर मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस किया है और उसका जो प्रीमियम है, मतलब जो उसका इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, हाफ ईयरली है, मैं हर हाफ ईयरली सपोज 1 लाख रुपया पे कर रही हूँ। सो मैंने वो पॉलिसी लिया है जिसमें मैं जब तक जी रही हूँ मैं तब तक पे करूँ। आई डोंट नो माई एंड टाइम। राइट? मुझे ये नहीं मालूम कि वो खत्म कब हो रहा है, सो ऑटोमेटिकली आई डोंट इवन नो माई फ्यूचर वैल्यू राइट नाउ। अग्री? मैं दो सिचुएशन कर सकती थी। एक, मैंने बोला कि मेरे को पता है कि मैं 7-8 साल तक काम कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा पता नहीं। सो 8 years आई हैव डिसाइडेड दैट हाफ ईयरली आई एम गोना पे 1 लाख रुपीज एज माई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अग्री? सो उस 8 साल का जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो मुझे पहले से पता होगा, विच इज फ्यूचर वैल्यू। हाँ या ना? तो वो फ्यूचर वैल्यू क्या है? 8 साल तक ही चलेगा। उसके बाद में वो पॉलिसी एक्सपायर होगी, इफ आई डाई माय नॉमिनी विल गेट। सो ये तो हो गया एन्यूटी सर्टेन। पर अगर मैंने वो पॉलिसी किया जिसमें मैं तब तक पेमेंट करती रहूंगी जब तक मैं जी रही हूँ, कैसे करूंगी वो मेरा लुकआउट है। राइट? पर मैं कर रही हूँ, इन दैट केस आई चूज अ बेयर मिनिमम 20,000, 10,000, जो मुझे पता है इतना तुम फिर भी ला देगा कहीं ना कहीं, सब काम करे या नहीं करे।
अग्री। सो मैं एक ऐसा बेयर मिनिमम, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं समथिंग अनफोर्सिन हैपन, 20-25 साल तो मुझसे ही जी रहा है। अग्री। तो उतना साल तक मिनिमम सोचा और चला रहे हो, तो जिस दिन हम मरेगा हम तब तक उसके पहले तक का तो पेमेंट करके जाएगा, उसका जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा वो नॉमिनी को मिल जाएगा। सो व्हेन विल दिस एन्युटी है, व्हेन आई डाई। सो इट इज बेस्ड ऑन द ऑकरेंस ऑफ माई डेथ ऑन एन इवेंट। This annuity which ends on the occurrence, यहाँ हो ना, उसको दिख नहीं रहा। This annuity which ends on the occurrence of an event is known as contingent annuity। जैसे काफी बार पेरेंट्स लोग अपना बच्चा का हायर स्टडीज के लिए, कि जब अब्रॉड जाएगा तब, अब वो ग्रेजुएशन के बाद जाए, वो ट्वेल्थ के बाद जाए, मास्टर्स के लिए जाए, पीएचडी के लिए जाए, उस दिन हम पैसा विड्रॉ करेंगे। So again, this annuity will go on as long as the occurrence of an event. There is also a policy की नहीं हुआ, नहीं गया बच्चा नालायक निकला, तो उसका लिए भी है। ठीक है। सो देयर इज अ क्लॉज, ऐसा नहीं है कि वो बाहर नहीं गया तो पैसा डूब गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक। क्लियर है यहाँ पे। सो अगर एंड टाइम फिक्स्ड है, इट्स एन्युटी सर्टेन। अगर एंड टाइम फिक्स नहीं है और वो डिपेंड करता है किसी ऑकरेंस पे, राइट, इन दैट केस इट इज नोन एज कंटिंजेंट एन्युटी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? थर्ड, कुछ होता है जो आजीवन चलता है, फॉर एवर। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स। मैंने अगर ये फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट खरीदा होता, खुद का प्रॉपर्टी होता, सो एज लॉन्ग एज आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी आई हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि हम रेंट तो दे नहीं रहा, तो किसी को तो पैसा देना पड़ेगा ना पॉकेट से निकाल के, तो गवर्नमेंट को दे। ठीक। सो ये कब तक देंगे? जब तक मैं ओनर हूँ, राइट। सो दिस इज अ लाइक फॉर एवर। आप वाटर टैक्स देता है, ठीक है, सभी पानी यूज कर रहा है, तो वी पे अ वाटर टैक्स टू द गवर्नमेंट। सो वो कब तक देना? जब तक जी रहा पानी तो लेगा ही। सो वो टैक्स तो आजीवन है। जैसे कुछ पेंशन होता है, कुछ पेंशन होता है जो बोलता है कि आपका रिटायर होने के हम लोग 5 साल बाद तक ही देगा। कुछ होता है कि जब तक आप जिएगा तब तक देगा, राइट। सो जो वो जीने वाला प्रॉपर्टी है वो उस बंदा के लिए फॉर एवर है। जब तक वो जी रहा है तब तक तो उसको पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस टाइप ऑफ एन्युटी दैट गोज ऑन फॉर एवर, that continues forever indefinite period of time, which does not have an end period at all, is known as perpetuity और perpetual annuity। ये हमारे सिलेबस में भी है, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक। अब आता है एक एन्युटी, जैसे स्टूडेंट लोन। नाउ डू यू नो व्हाट इज स्टूडेंट लोन? बोलो क्या होता है? ठीक है, लिया हम खुद का पढ़ाई के फायदा क्या है? हाँ, तो जब तक जॉब नहीं लगेगा इसका मतलब तब तक पे नहीं करना। सो यूजुअली व्हाट इज अ स्टूडेंट लोन? सपोज एमबीए करने के लिए लिया, ग्रेजुएशन हो गया, यू वांट टू डू एन एमबीए। अब वो एमबीए सपोज 2 साल का है, सो यू सबमिट योर फॉर्म एज अ स्टूडेंट लोन। इवन पेरेंट्स डू दैट। व्हाई डू दे डू दैट? व्हाई डू दे टेक लोन ऑन देयर चाइल्ड्स नेम? बिकॉज इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। व्हाट इज द बेनिफिट? अगर मैंने सपोज 20 लाख का लोन लिया एमबीए करने के लिए, ठीक है, तो जो मेरा टर्म पीरियड है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे नहीं कि हर स्टूडेंट को मिलता है। दे सी योर परफॉर्मेंस फॉर द एंटायर ड्यूरेशन। दे सी हाउ मच यू हैव स्कोर्ड वेर एवर। सपोज मैं एमबीए करने जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, रैंडम कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ विच डज नॉट हैव एनी क्रेडिबिलिटी, दे वोंट। वही मैं अगर सपोजिंग में कोई बढ़िया आईआईएम में जा रही हूँ, दे नो दैट देयर इज अ सॉलिड पैकेज दैट आई मे गेट, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डू गेट, एंड बेस्ड अपॉन हाउ मच आई परफॉर्म। अब सडनली हम कोई भयानक की कांड करने पे उतर आए, दैट इज सेकेंडरी। बट अनटिल अनलेस अगर मेरा रिपोर्ट कार्ड अभी तक बढ़िया जा रहा है, तो मैं बढ़िया ही स्टूडेंट रहूंगी, सो आई गेट अ डिसेंट पैकेज। सो उस पैकेज के हिसाब से दे डिसाइड एंड द कॉलेज दैट आई एम गेटिंग कि वेदर और नॉट फर्स्ट आई शुड गेट अ लोन। ओके। एंड देयर इज ऑलवेज अ नॉमिनी, कोई बड़ा नॉमिनी होता है जिसके पास उतना अमाउंट हो कि अगर हम नालायक निकल गया 2 साल में तो वो पे कर सके। सो यू ऑलवेज नीड अ गार्डियन, राइट। सो नाउ इफ आई टेक अ लोन, व्हाट विल हैपन इज, पहला 2 साल जब तक मैं एमबीए कंप्लीट कर रही हूँ, आई डोंट नीड टू पे अ सिंगल पेन नॉर माई गार्डियन। कुछ नहीं देना, ऐसा समझो कि है ही नहीं लो। 2 साल के बाद यू ऑल्सो गेट अ बफर टाइम, 3 मंथ्स और 6 मंथ्स की आप जॉब कर लो, ढूंढ लो पैकेज, settle ho jao, and after that they have a tie with the whichever company you have settled with. And as soon as your salary is due, उसका जो पोर्शन है उसके हिसाब से दे क्रेडिट इट स्ट्रेट टू द बैंक, और जो बच गया खाली वही आपको मिलता है। सो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट रीपेइंग आफ्टर से 2.5 years और 2 years 3 months। तब तक तो आपको कोई पेमेंट करना ही नहीं। सो ऐसा लगता है कि उस टाइम पीरियड के लिए आपका जो लोन है वो हॉल्ट पे है। द वर्ल्ड हैज बीन ऑन अ हॉल्ट, नथिंग हैज मूव्ड। आपका वो जो रेट डिसाइडेड था वही होगा। बस आपका जो पहला पेमेंट है वो हाथों हाथ नहीं होगा, जो मैंने शिवनंदा को 2,000 रुपया दिया वो नहीं करके 2.5 साल बाद होगा।
2.5 years later. And such an annuity where a certain amount of certain number of annuities or certain number of payments get postponed, right? इसको कहते हैं आपका deferred annuity. Word बोलिए deferred annuity. The payment gets deferred for a fixed duration of time. राइट, तो इसीलिए क्योंकि पेरेंट्स को भी एक फिक्स टाइम मिल जाता है टू गेट सेटल्ड, उनको भी टाइम मिल जाता है टू एक्यूमुलेट दैट अमाउंट ऑफ मनी. सो नो मैटर मे बी दे रीपे वट एवर इज द सिनेरियो, बट इट गिव्स देम अ ह्यूज बेनिफिट. इसलिए यूजुअली वी टेक लोन्स इफ इट्स फॉर एजुकेशन ऑन अ स्टूडेंट लोन. Yes, because a few of the payment gets deferred. They get postponed. Clear? So अगर fixed end duration it is annuity certain. Agar it ends on the occurrence of an event, contingent annuity. If it goes on forever, perpetuity or perpetual annuity. If it gets deferred or if it gets postponed for a fixed interval, it's a deferred annuity. ठीक, ये प्योर थ्योरी. इसमें से मैं हम लोग खाली दो तरीके का पढ़ेंगे. एक एन्युटी सर्टेन एफडी हो गया, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी हो गया, बेसिक एकदम. और एक पढ़ेंगे परपेचुअली वाला. रेस्ट वी डोंट. फिर आता है ये थ्योरी था प्योर, सम्स में उतना यूज नहीं इनका. अब आ रहा है वो जो हम लोग सम्स में यूज करेंगे. अगेन द टाइप्स ऑफ एन्युटी बट बेस्ड ऑन व्हेन द एन्युटी इज मेड. जैसे लोन है, कब देना पेमेंट? एक टर्म के बाद. अब अगर मैं मंथली पेमेंट कर रही हूँ तो 1 मंथ के बाद. लेकिन रेंट या एफडी पहला पेमेंट कब करना है? अभी. आज अगर खोलना है तो बिफोर को पेमेंट आज करना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड को पेमेंट पहले करना पड़ेगा, तभी वो रहने देगा. So sometimes the annuity payment is done in the beginning of the term. 6 महीना 1 महीना जो भी आपका term, उसका beginning में करना होगा. And sometimes the payment is done at the end of the term, जैसे loan में करते हैं. So if you make the payment at the end of the term, that is known as ordinary annuity or annuity regular. जो नॉर्मल सिनेरियो होता है उसके लिए क्वेश्चन नहीं भी बोलता है. तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि पेमेंट कब हो रहा है, शुरू में या एंड में, इट इज ऑर्डिनरी एन्युटी बाय डिफॉल्ट. और अगर पेमेंट अभी के अभी हो रहा, हाथों हाथ, बिगनिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, इन दैट केस इट इज नोन एज एन्युटी ड्यू और इमीडिएट एन्युटी. ये मेंशन होता है क्वेश्चन में. अगर नहीं मेंशन है तो ये वाला सीन हम कभी नहीं लेंगे. राइट, सो इन द क्वेश्चन इट इज यूजुअली मेंशन दैट आई एम मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 1200 स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे या इमीडिएटली, ऐसा कुछ लिखा होता है एक वर्ड विच गिव्स अस अ हिंट कि ओके दिस इज एन्युटी ड्यू और इमीडिएट एन्युटी. राइट, सो हम लोग के पास एन्युटी क्या क्या है? प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू में भी ऑर्डिनरी और ड्यू दो फॉर्मूला होगा. फ्यूचर वैल्यू में भी ऑर्डिनरी और ड्यू दो फॉर्मूला. दिस इज बेसिक. मैं भी 11 में हूँ. ये अगर नहीं समझ आएगा जो आगे का फॉर्मूला है वो आपको समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या. ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले इतना लिख लेते हैं. लिखिए एन्युटी इक्वल पेमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ equal payment in equal interval of time denoted by R. एन्युटी को हम लोग हमेशा R से डिनोट करेंगे. टाइप्स ऑफ एन्युटीज on the basis of पेमेंट टर्म. पहला एन्युटी सर्टेन, याद है क्या है? बोलिए क्या होता है एन्युटी सर्टेन? सॉरी, बड़ी. स्टार्टिंग तो सबको ही पता होता है, एंड भी पता हम लोगों को. एंड एंड सेट फिक्स्ड डेट. फॉर एग्जाम्पल एफडी. कंटिंजेंट एन्युटी क्या था? क्या था? There's no fixed date. नो देयर इज नो फिक्स डेट. फिक्स डेट होने से तो एन्युटी सर्टेन हो गया ना. It occurs on the occurrence of some event. वेरी गुड. पेमेंट एंड्स, पेमेंट कंटिन्यू till the occurrence
of an event. Third, perpetuity और perpetual annuity. क्या था? बोलिए. What was perpetuity or perpetual annuity? There's no fixed date for the repayment of the amount. नहीं, कंटिंजेंट भी तो हो सकता हो. तो एक वर्ड आना पड़ेगा. परपेचुटी विल ऑलवेज हैव दैट वर्ड. फॉरएवर होगा ही. कंटिन्यूज फॉरएवर या परपेचुटी वर्ड खुद होगा. देयर विल बी दिस वर्ड ऑलवेज. कंटिन्यूज फॉरएवर. डन. किसका? काफी बार जैसे स्कॉलरशिप होता है, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, ये सारा पेंशन होता है एक दो तरीके का. टाइप्स कुछ एक भूला. डेफर्ड एन्युटी. Deferred annuity. First payment is postponed. First payment is postponed for a period of time. Example, student loan. यहाँ तक किसी को दिक्कत? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एन्युटी. On the basis of time of payment. क्या क्या था? बड़ी. ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी रेगुलर. और एन्युटी रेगुलर. फर्स्ट पेमेंट एट द एंड ऑफ द. अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो, दैट इज ऑल्सो ऑर्डिनरी एन्युटी. ठीक है. बट फॉर द नेक्स्ट वन विच इज एन्युटी ड्यू और इमीडिएट, स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा. स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, बिगिनिंग ऑफ द टर्म. ये दो तीन वर्ड होगा. नाउ, बिगिनिंग, ऐसा कुछ ना कुछ होगा. सेकेंड, एन्युटी ड्यू और immediate annuity. First payment in the beginning of the. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Now, in case of annuity, we can also have present value or we can also have future value. Future value को एक और कहा जाता है amount. ठीक है. Amount of an annuity is also future value. Now, to make you understand the formulas better, मैं derivation दिखा रही हूँ. Derivation never comes. तो मैं ज्यादा डिटेल में मैं समझाऊंगी, लिखाऊंगी नहीं उतना. जस्ट रिमेम्बर एट द बैक ऑफ द माइंड कि आया कैसे. थोड़ा बेसिक कंसेप्ट. एक पूरा डेरिवेशन आपको नहीं चाहिए. ठीक है. हटा लो. टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन वी हैव टू नो जीपी. क्या था? नो. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ये लिख लो. प्रोबेबिलिटी में भी चाहिए होता है ये वाला. क्या था? A sequence is GP if the ratios are set. So A1, A2, A3 is a GP if कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम होता है और रेशियो के टाइम पे भी एवरी टर्म इज डिवाइडेड बाय द प्रीसीडिंग टर्म. समृद्धि, ऑर्डिनरी एन्युटी हो गया जैसे आपका लोन. So the first installment to repay the loan has to be paid at the end of 1 month या 6 months या 3 months whatever. लेकिन अगर मेरे को बैंक में कोई अकाउंट खुलाना है, एफडी या आरडी अकाउंट, तो मेरे को जिस दिन पेमेंट होगा अकाउंट उसी दिन खुलेगा. सो द पेमेंट हैज टू बी मेड इन द बिगिनिंग. एंड वो हो गया ड्यू या इमीडिएट.
लेकिन लोन वाला सिचुएशन कि मैंने लोन आज 1 लाख का ले लिया, बट द फर्स्ट रीपेमेंट ऑफ लोन ऑफ रुपीज 10,000 बाई रुपीज 10,000, वो मुझे 1 महीने या 6 महीने के बाद करना है, व्हेन आई स्पेंड दैट अमाउंट, राइट? तो वो हो जाता है ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी रेगुलर। ठीक है। हाँ मैम। नाउ कमिंग बैक टू जीपी, कोई भी सीक्वेंस जीपी कब कहलाएगा? द रेशियो ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम, और रेशियो ढूंढने के टाइम पे हर टर्म से अपने पीछे वाले टर्म से डिवाइड हो। सो A2 by A1 is same as A3 by A2, और इस वैल्यू को हम कहते हैं स्मॉलर, known as common ratio, right? Here the notations: A is the first term, R is the common ratio. AP के जैसे इसमें भी दो फॉर्मूला होता है, एक है nth टर्म का फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म? वो AP था, A इंटू आर पावर n-1। फिफ्थ टर्म है तो AR⁴, 10th टर्म है तो AR⁴ 9, एंड सेकेंड इज सम ऑफ अ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स, A R⁻n-1 बाई R-, अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा, ऐसे तो कोई भी फॉर्मूला लिखो आंसर सेम ही आता है, अगर 1 से छोटा है तो सेम चीज है, बस स्वैप कर दो। A 1 - R⁻n/1 - बस उल्टा हो जाता है। डन। ओके, पहला फ्यूचर वैल्यू मत लिखो, बाद में आपको जितना जरूरत लगे, आपको जितना इच्छा हो उतना लिखिए, मैं समझा लेती हूँ। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, या आपका अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, विच एवर केस। अब सपोजिंगली मैं वही 2000 करके हर साल पे कर रही हूँ फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, ठीक है? तो मेरा पहला पेमेंट 1 साल के बाद होगा अगर ऑर्डिनरी है, ठीक है? तो 1 साल के बाद वाला जो पेमेंट है 2000, और मैं पेमेंट कलेक्ट कर रही हूँ 10 साल के बाद, सो ऑन द फर्स्ट 2000 द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर हाउ मच ड्यूरेशन? 9 years। उस पर तो 9 साल का इंटरेस्ट जुड़ेगा, फर्स्ट ईयर तो मैंने पेमेंट ही नहीं किया, आया ना? फिर जो मैंने सेकेंड ईयर पेमेंट किया उसमें कितना साल का इंटरेस्ट आएगा? 8 साल का, बिकॉज फॉर द फर्स्ट 2 years आई डिड नॉट मेक अ पेमेंट, आया ना? जो मैं तीसरी बार इन द थर्ड ईयर जो मैं 2000 पे करूंगी, उसमें कितना साल का इंटरेस्ट जुड़ेगा? 7 years, एंड अगेन। और जो मैं पहला फाइनल पेमेंट दूंगी 10th ईयर में, वो होता है क्लोजिंग पेमेंट, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको। जब भी आप एफडी देते हो, एफडी में क्या ऑप्शन होता है? यू कैन विदड्रॉ इन बिटवीन, आप उसमें निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग एफडी में होता है, एफडी तोड़ दिया, पापा लोग कितना बार बोलता है, मतलब उसका मेच्योरिटी आने से पहले आपने विड्रॉ कर लिया, तो आपका जो वो मेच्योरिटी बेनिफिट है वो नहीं मिलता, कंपैरेटिवली कम मिलता है। एनीथिंग दैट इज इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इज मच बेटर, राइट? सिमिलरली, तो जो एफडी वाला है या जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, अगर मैंने फाइनल पेमेंट करा है, दैट इज योर क्लोजिंग पेमेंट, उस पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्यों? मैंने आज पेमेंट करा तो क्लोज माई अकाउंट, अब मैं एक बार में बस उसको विड्रॉल करती हूँ, ठीक है? So the payment that I make at the 10th year, I'll get an interest. No, I won't get an interest. That is the closing amount. ठीक। अब ये चीज अगर मैं n years के लिए कंटिन्यू करती हूँ, टिल n years या n पेमेंट वट एवर, तो मैं आपको पहले बता रही हूँ ऑर्डिनरी एन्युटी का रेट R%। हम लोग क्या लेते हैं? कंपाउंडिंग वैल्यू 1 + I, वट इज I? R/100। कैपिटल R है मेरा एन्युटी, विच आई एम गोना मेक अगेन एंड अगेन, एंड हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ऑर्डिनरी वाला। सो द पेमेंट इज गोइंग टू बी मेड एट एंड ऑफ द टर्म, मतलब मेरा फर्स्ट पेमेंट 1 पे आएगा आफ्टर 1 year, सेकेंड पेमेंट 2 पे होगा, थर्ड पेमेंट 3 पे, एंड फाइनल पेमेंट n पे। और जो इसके पहले वाला ईयर होगा n-1, उस पे भी एक पेमेंट, एंड सो मेरा पेमेंट फाइनली कलेक्ट कब होगा? यहाँ इस पीरियड पे, अमाउंट पे, हाँ ना? अब आप मुझे बताओ, ये जो आर है
उसमें कितना बार इंटरेस्ट कैलकुलेट लगेगा? रॉन्ग। अगर 10 इयर्स का होता, पहला 1 ईयर तो मैंने पेमेंट ही नहीं किया, मैंने फर्स्ट पेमेंट ही 1 ईयर के एंड में किया है, तो वो 1 ईयर के एंड वाला जो 2,000 रुपया है उसमें 10 साल के लिए थोड़ी इंटरेस्ट लगेगा। कितना साल के लिए लगेगा? 9 इयर्स। ओनली 9 इयर्स आर लेफ्ट। हाँ या ना? क्योंकि पहला 1 ईयर तो मैंने ऐसे ही जाने दिया। आई डिड नॉट मेक अ पेमेंट, आई मेड द पेमेंट आफ्टर द टर्म। सो आफ्टर 1 ईयर, तो ये अगर ईयरली है, पहला पेमेंट 1 पे हुआ है, और अगर n इयर्स तक है, सो इन दिस आर द पेमेंट विल बी डन फॉर, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर n-1 ईयर्स। हाँ या ना? और कंपाउंडिंग वैल्यू इनटू होता है, तो इसके लिए r 1 + i⁻n-1 होगा। हाँ ना? यहां से जो जाएगा उसके लिए n-2, यहां से जो जाएगा एक ही बार, फाइनल ईयर, ये 9th ईयर है फॉर एग्जाम्पल, तो 10th ईयर तक एक ही तो साल बचा। हाँ ना? और ये वाला आर पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा आपको nth ईयर वाले पे? नहीं, जो वो 10th ईयर वाला पेमेंट होता है वो तो क्लोजिंग पेमेंट होता है, उस पे तो कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं आपको। हाँ या ना? सो टोटल अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू क्या होगा? फाइनल पेमेंट क्लोजिंग वाला, जो आपने 9th ईयर पेमेंट करा उसमें एक ही साल का इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ ना? जो आपने 8th ईयर पेमेंट किया उसमें 2 साल का मिलेगा। हाँ या ना? जो आपने फर्स्ट ईयर पेमेंट किया था उसमें n-1, 1 साल कम का पेमेंट मिलेगा। डू यू ऑल एग्री? हाँ ना? यहाँ तक क्लियर है? सो इजंट दिस अ जीपी? क्योंकि आपने तो हर साल 2-2 हजार करके पेमेंट किया ना, तो हर 2,000 का इंटरेस्ट सारा एड अप होके जो आपको पैसा मिलेगा, दैट एक्यूमुलेटेड अमाउंट विल बी नोन एज फ्यूचर वैल्यू। हाँ या ना? मैंने 2,000 रुपया दिया फर्स्ट ईयर में, उसमें 9 साल का इंटरेस्ट। मैंने सेकेंड 2,000 रुपया पे किया सेकेंड ईयर के एंड में, उसमें 8 इयर्स का इंटरेस्ट। फिर मैंने थर्ड ईयर 2,000 पे किया, उसमें 7 इयर्स का इंटरेस्ट। ऐसे मैंने 10th ईयर तक पे किया। 10th ईयर वाला मेरा क्लोजिंग ईयर। 9th ईयर वाले में एक ही साल का मिला होगा, 8th ईयर वाले में 2 ही साल का मिला होगा। सो ईच वन ऑफ दीज इंटरेस्ट विल बी एडेड अप, विच विल गिव मी द फाइनल अमाउंट, जो आपके केस में 1 करोड़ था। हाँ या ना? दिस इज माई फ्यूचर वैल्यू। सो नाउ द सम इज अ जीपी। डू यू ऑल अग्री? हाँ या ना? इसमें फर्स्ट टर्म कौन है? आर। कॉमन रेशियो 1 + i। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? थिंक, 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 थिंक। क्यों? यहां से लेके यहां तक, 1 से लेके n-1 गया पावर, और एक ये भी तो है n। समझ आया? अगर पावर 1 से लेके 9 तक जाता तो 1 to 9 9 हो गया, और एक वो जो बिना पावर का बैठा है वो भी तो एक टर्म है, तो 10 टर्म हो जाता। तो यहाँ पे 1 से लेके पावर n-1 तक गया, देर आर n-1 टर्म, और एक जो शुरू में r बैठा है वो भी तो है। सो देर आर इन टोटल n टर्म्स। क्या ये समझ आया? आपका ये हो गया 1 + i⁻0 फॉर एग्जाम्पल। 0 से लेके 10 तक कितना होता? 11। 1 से लेके n-1 तक देर आर n-1 टर्म, और ये 0 वाला एक और जोड़ दो। सो हाउ मेनी टर्म्स आर देर? n टर्म्स। ठीक? नंबर ऑफ टर्म्स n। सो जीपी का फॉर्मूला लगेगा a r कॉमन रेशियो -1 r, यही था फॉर्मूला, अभी हम लोग लिखा था ना, ये रहा। और मेरा कॉमन रेशियो 1 + i है, तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा है। हाँ ना? सो a कैपिटल R 1 + i⁻n-1 यही फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ अ फ्यूचर वैल्यू। मैं लिख रही हूँ। यहाँ तक समझ आए? अब यही अगर ड्यू है, अगर ये ड्यू है तो 0 वाला एक और पेमेंट आ जाएगा। हाँ या ना? अग्री कर लो। तो सब में क्या हो जाएगा? एक एक साल का और जुड़ जाएगा। तो अगर ये ऑर्डिनरी है, ड्यू के लिए क्या होगा? एक बार 1 साल का इंटरेस्ट और जोड़ दो, 0 से ही तो जोड़ना है, सो सब में एक एक साल का इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। तो ये सेम फॉर्मूला रहेगा, 1 साल का कंपाउंडिंग और कर दो 0 का। हाँ या ना? आपका सपोज 10,000 होता है, 0 का भी तो इंटरेस्ट जोड़ना है, 1 साल और ऐड कर दो इंटरेस्ट। हाँ ना? ये बन जाएगा मेरा ड्यू का फॉर्मूला।
कोई दिक्कत? अब फ्यूचर वैल्यू था इसलिए एवरीथिंग गॉट मल्टीप्लाई। यही अगर आपको वो लोन वाला चीज करना होता तो मुझे क्या निकालना होता? लोन क्या होता है? लोन क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि नीड आज पैसा नहीं। हाँ या ना? जिसको चुकाने के लिए मैं 2-2 हजार रुपए पे कर रही हूँ। सो इन दिस केस देर इज नो फ्यूचर वैल्यू, देर इज ओनली प्रेजेंट वैल्यू। हाँ या ना? तो अगर यही चीज प्रेजेंट वैल्यू के लिए होता, पहले ऑर्डिनरी कर रही हूँ फर्स्ट, यहाँ आर फिर आर फिर आर, आर आर, कंपाउंडिंग वैल्यू सेम 1 + i। बस आगे जाने की जगह पीछे आना है। तो इसको पीछे ले जाओ, बोलो क्या होगा? आर बाई 1 + i डिवाइड हो जाएगा। फ्यूचर वैल्यू के लिए हम इंटू करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करते थे? डिवाइड। ये था ना, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i⁻n। यही अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा तब 1 + i⁻n को डिवाइड करोगे। हाँ ना? अग्री कर रहे हो सब लोग? इसको पीछे लो, आर डिवाइडेड बाई 1 + i⁻2। इसको पीछे लो, आर डिवाइडेड बाई 1 + i⁻3। ध्यान देना, अगर 10 years है, फर्स्ट ईयर वाला पेमेंट, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट तो 1 से स्टार्ट होगा बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी एन्युटी। पहला साल वाला पीछे आएगा तो 1 साल का इंटरेस्ट डिवाइड होगा। सेकेंड ईयर को जब डिवाइड करोगे तो 2 साल का इंटरेस्ट डिवाइड होगा। हाँ या ना? तो 10th ईयर वाले में इसको पीछे ले जाओ, आर डिवाइडेड बाई 1 + i⁻n। हाँ ना? सो प्रेजेंट वैल्यू सम टोटल is this a GP? Again, it is a GP. First term R by 1 + i, कॉमन रेशियो डिवाइड हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स एनी है, 1 से लेके n तक जा रहा है। हाँ ना? तो इसमें तो मेरा कॉमन रेशियो 1 से छोटा है ना। जैसे 1 + i है 1.05, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.05 तो 1 से छोटा होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा। 8, 1 - r⁻n डिवाइडेड बाई 1 - r। कोई दिक्कत? आर 1 + i। एक चीज, 1/2 को 2 पावर -1 लिख सकते हैं, तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगी? हाँ या ना? 1 + i⁻n। हाँ, एलसीएम लिया, यहाँ आई बचा, वो 1 + i ऊपर आ जाएगा। सो क्या हुआ प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला? आर 1 - 1 + i⁻n/n/i। ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला है। फ्यूचर वैल्यू है तो पावर पॉजिटिव है बिकॉज इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड। प्रेजेंट वैल्यू में डिवाइड हो रहा होता है इसलिए पावर नेगेटिव आ गया। ये ऑर्डिनरी है। यही अगर ड्यू होगा 1 साल का और छोड़ के। हाँ ना? ठीक। हाँ, यू वोंट नीड ड्यू इन दिस केस। डन? समझ आ गया? कोई दिक्कत? सो एक आया वही है। आपको क्या करेगा, असर्शन में फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू किसी एक का फॉर्मूला सम कर दे, आंसर राइट आ गया। रीजनिंग में क्या करेगा, आपको ये जीपी का फॉर्मूला लिख देता है, एसएन का। सो आपको अगर पता ही नहीं है कि डिराइवेशन हुआ कैसे, हाउ विल यू से यस और नो? और ये आया हुआ एग्जाम में, आपको असर्शन में एक सम दे दिया था बेसिक प्रेजेंट वैल्यू। आपका बेसिक प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू सिलेबस में नहीं है।
ये जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ इसका एप्लीकेशन है अभी जो मैं आगे जाने वाली हूँ। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, बस स्टोरी बिल्डअप है। ठीक है। सो डायरेक्ट आपको क्या करेगा इस सर्शन में, नॉर्मल कि मैंने 1 लाख का लोन लिया, उसको रीपे करना है से इन ईयरली इंस्टॉलमेंट, कितना पे करना चाहिए 5% के हिसाब से, इफ इट हैज टू बी पेड इन 6 years। तो टाइम 6 years एन दे दिया, रेट 5% बोला तो 1 + i आ गया। लोन कितने का है? 1 लाख। वो क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। तो इस फॉर्मूला में पी है, रेट है आई, एन है क्या नहीं है, कैपिटल आर, एनयूटी, वो मुझे ढूंढना है। तो वो ढूंढ लिया इस फॉर्मूला से। डन। आंसर राइट है सर्शन का। रीजनिंग में वो लोग जीपी का फॉर्मूला लिख देगा सम का। तो आपको ये पता तो होना पड़ेगा कि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला जीपी से आया हुआ है, अदरवाइज हाउ विल यू से रीजनिंग इज करेक्ट। चलो रीजनिंग करेक्ट तो हम लोग फिर भी शायद 11 का जीपी याद हो, but how will you know that it is actually a derivation of the present value formula? एक और चीज, 1 - Rn वाला लिखा होना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू में वो यूज होता है, कॉमन रेशियो इज स्मॉलर देन 1। और वही अगर फ्यूचर वैल्यू वाला सम है तब क्या यूज होगा? R⁻n - 1, फिर कॉमन रेशियो विल बी ग्रेटर देन इन दैट केस। इसके लिए ये वाला टॉपिक हमको जो डेरिवेशन है वो मुझे चाहिए। एंड ऑल्सो नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी बिना कोई स्टोरी के अगर आ रहा है तो वो सम आपका सिलेबस में नहीं, लेकिन हम लोग जब सैम्पल पेपर स्टार्ट करेंगे यू विल सी यू गेट क्वेश्चंस इन सम। लास्ट टाइम हमने काफी प्रैक्टिस, इट कम्स इन एमसीक्यूज। तो वो तो आप नहीं बोल सकेंगे, कंसेप्ट तो सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, बट इफ यू डोंट नो द एक्चुअल बिगिनिंग यू वोंट रिमेम्बर कि सेम ही चीज लगाना था, बस स्टोरी बदल के। हाँ, सो ये विल नहीं लिखो, नोट। जीपी वाला चीज तो लिखा ही था। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फॉर्मूला gets derived from GP Sn a r⁻n - 1 r-1 present value NUT formula gets derived from GP। फॉर्मूला है a 1 - Rn/1 कोई दिक्कत किसी को? ये ठीक है? हाँ ना, सब लोग सबका हो गया? हम्म। ओके, क्वेश्चन एक एक ही करेंगे। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए रेगुलर एन्युटी, वर्ड रेगुलर मैंने लिख ही दिया, ऑफ ₹1000 payable for 3 years at the rate of 12% per annum। अगर कुछ नहीं बोला है तो कंपाउंडेड एनुअली होगा। गिवन 1.12 पावर -3 ये 0.711 में ये लिखा होता है, टेंशन मतलब पावर्स का वैल्यू लिखा हो। सो डायरेक्ट हम लोगों को रेगुलर एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला चाहिए। सो प्रेजेंट वैल्यू आर 1 - 1 + I पावर -n/i, बस डाल दो सारा वैल्यूज। R 1000, हाँ ना, जो भी पेमेंट बार बार हो रहा है वो कैपिटल आ रहा है, तो यहाँ मैंने 1000 पेबल फॉर 3 years, 3 साल तक मैं 1000 पे करती रही, तो वो हो गया मेरा एन्युटी। यहाँ पे रेट बोला हुआ था 12%, तो IR/100 होता है 0.12। हम लोग को 1 + I चाहिए, वो होगा 1.12। 1 - 1.12 पावर -3, आई है 0.12, हाँ ना, वैल्यू डाल दो। 1000 1 - 0.7119 डिवाइडेड बाई 12, 100 ऊपर चला जाएगा डेसिमल का,
subtract into 0.2881 by 12, ये 4 और ये 4 0 इंटू हो जाएगा, डेसिमल कट जाएगा, सॉरी नीचे का 12 का डेसिमल, सो 10 इंटू 2881 बाई 12, यहाँ तक कोई दिक्कत? डिवाइड 2 5 सा 2 6 सा, डिवाइड और हो नहीं रहा, 6 2 सा 12, मैंने जीरो उतारा, वो डिवाइड नहीं हुआ, सो आई पुट अ पेनल्टी ऊपर जीरो, which allowed me to bring down one more number 5. पर again वो भी divide नहीं हुआ. So again put up a penalty. Whenever you bring down a number and you are not able to divide, you have to write a penalty in the question. तो मैंने ये करा था, देखो डिवाइड करा, मैंने अब जीरो उतारा, एक टाइम पे तो एक ही नंबर उतरता, स्क्वायर रूट तो ढूंढ नहीं रहे, उतार, कैन आई डिवाइड? नो, सो आई पुट अ पेनल्टी हियर. Why? Because I brought down a number and I could not divide, which allows me to bring down one more number. मैंने 5 भी उतार, कैन आई डिवाइड? अगेन अ पेनल्टी. आई वांट टू ब्रिंग डाउन मोर नंबर, डू यू हैव मोर नंबर? तो जब नंबर खत्म हो जाते हैं तब डेसिमल आता है. अब नंबर खत्म हो गए, so I'll put up a decimal because I'm down with numbers. Now I'm allowed to bring down one more. समझ आया? How do we divide? जब भी आप कोई नंबर नीचे लाते हो and you're not able to divide, you put a penalty, zero. Then you bring down one more number. अगर नंबर खत्म हो जाते हैं और आपको नंबर्स की जरूरत है और तो डेसिमल आता है. ये है सबका लोग बेसिक्स के साथ दिक्कत, तो पढ़ा रही, एक्सेप्ट तो नहीं करेगा कि आप लोग को आता नहीं है. यहाँ तक ठीक. अब 8 6 48 है. अच्छा, तो अब क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, हर एक स्टेप में एक जीरो उठाना हम लोग का हक बनता है. एक ही डिवाइड हो रहा है, 6 3 18. अब तो 3 3 3 3 आते रहेगा, तो मेरे को इच्छा है 2 तक लिखने का, तो मैं तीसरा सोचूंगी. मेरा तीसरा डिजिट है 3, स्मॉलर देन 5, तो मैं उसको गायब कर दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर मेरा तीसरा डिजिट 3 के जगह होता 6 या 7 या 8, 5 से बड़ा, then I would have increased my second number to by 1 digit. हाँ, तो इसका आंसर है ₹2400.83. सबको डिवाइड समझ आया? कोई दिक्कत किसी के? मैंने लोन ₹2400.83 का लिया था. कितना हो गया? कोई दिक्कत? बताओ क्वेश्चन. ये प्रेजेंट वैल्यू का था. फाइंड द अमाउंट, अमाउंट बोलते हैं क्या होगा ये? फ्यूचर वैल्यू. फाइंड द अमाउंट ऑफ रेगुलर एन्युटी of ₹5,000 payable at the end of each year for 3 years at 10% per annum compounded annually. ये नहीं भी लिखा होता, कुछ नहीं लिखा होता, मतलब एनुअली होता है ऐसे भी. गिवन 1.1 1.331. ओके, फाइंड द अमाउंट मतलब फ्यूचर वैल्यू ढूंढना है. रेगुलर एन्युटी अगला खुद ही बोलती है, यदि नहीं भी बोलता है एंड ऑफ ईच ईयर तो बोल ही दिया. तो जो भी ईयर के एंड में होता है वो ऑर्डिनरी होता है, रेगुलर ही होता है. ऑफ ₹5,000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर. हर साल के एंड में मैं 5,000 पे कर रही हूँ, तो ये 5,000 क्या हुआ?
एन्युटी हुआ, कैपिटल आर हुआ, जो भी पेमेंट बार बार हो रहा है दैट इज एन्युटी. सो इट इज नॉट अ नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चन, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर वैल्यू प्लस एन्युटी. क्या ये बात सबको समझ है? क्वेश्चन में डिफरेंस पता चल रहा है आपको? कोई एक पेमेंट का बोला जा रहा है बार बार हो रहा है. सो जब भी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हो दैट लीड्स यू टू अ सिचुएशन वेर यू आर मेकिंग मल्टीपल पेमेंट और यू आर गेटिंग मल्टीपल पेमेंट, दैट इज इट. सही है. और अमाउंट मांगा है तो फ्यूचर वैल्यू और एन्युटी का क्वेश्चन हो गया, हाँ ना. सो क्या क्या पता अपने को? ये कैपिटल आ रहा है, 3 साल, ये एन हो गया, और रेट 10% है ही हमारे पास, हाँ ना. फॉर्मूला में डाल दीजिए. अमाउंट आर 1 + i⁻n -1/i. आर था 5000. कोई बता पाएगा आई क्या होगा? 10% है 0.1, तो 1 + i 1.1 होगा. ये लिख लेना. कभी कभी क्या होता है जल्दीबाजी में 1 + i का वैल्यू ही आई में डाल देता हूँ, तो पूरा सम का बैंड बच जाना है. ध्यान से. 1.1 ⁻³ -1/0.1. नीचे का एक जीरो ला रही हूँ ऊपर. अब यहाँ पे 3 डेसिमल है, 3 डेसिमल उड़ाने के लिए मैं 3 जीरो का यूज कर सकती हूँ. आई एम लेफ्ट विथ 50 × 331. मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है? 16,550 आ रहा है मेरा. सबका आ रहा है? कोई दिक्कत? समझ आया? मैं अभी तक 12 में गई भी नहीं हूँ, थोड़ी दूर ही हूँ. यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ बोलो ना. फॉर्मूलाज अभी ये अगर आपको समझ आएगा तो मैं आगे के जो आपका एक्चुअली स्टोरी बिल्डअप्स है, परपेचुटी, सिंकिंग फंड, ईएमआई. सिंकिंग फंड एक स्टोरी है दैट लीड्स टू फ्यूचर वैल्यू. ईएमआई इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट. ईएमआई क्यों पे करता है? लोन चुकाने के लिए. लोन क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू. तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला से होगा. सो बस स्टोरी बिल्डअप है, फॉर्मूला यही आने वाला. सो ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू फ्यूचर वैल्यू आर 1 + i⁻n -1/i. सेम फॉर्मूला यहाँ आएगा. एक 1 + i और लिखती हूँ. ड्यू आर 1 - 1 + i⁻, उसका ड्यू नीचे. हो गया क्या? ऑनलाइन डन. Yes, हाँ. Yes, mom. डन. ओके. सो अब जो हम लोगों का सिलेबस है 12th का, चैप्टर का 2 चैप्टर था मैंने बोला. एक सेकंड चैप्टर जो था वो था रिटर्न, ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन. हम लोग ने ग्रोथ और डेप्रिसिएशन किया बिकॉज बोथ ऑफ देम वेर रिलेटेड टू नॉर्मल प्रिंसिपल एंड अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंडिंग इफेक्ट्स. रिटर्न मैंने नहीं किया, दैट इज शेयर्स. आप लोग ऑलमोस्ट आता ही है वो. सो विल डू इट एट द एंड, एकदम कंप्लीट आइसोलेटेड टॉपिक है वो. ठीक है. कमिंग टू द फर्स्ट चैप्टर जो एक्चुअली है परपेचुटी, सिंकिंग फंड, ईएम. ऑल द थ्री आर एन्यूटी. जो ये इसीलिए सीक्वेंस मैच नहीं होता एक्चुअल कंसेप्ट के साथ. आप चाहते हैं कि पहले हम लोग सिंकिंग फंड, ईएमआई पढ़े, बंदे को कंपाउंड इंटरेस्ट ही नहीं आता है. ये एन्युटी तो क्या ही पढ़ाएगा आप लोगों को. इसलिए पहले मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ा. नाउ वी हैव कम टू एन्युटी. एन्युटी का बेसिक प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू है सिंकिंग फंड और ईएमआई. लास्ट का चैप्टर टॉपिक. पहला चैप्टर है परपेचुटी में. व्हाट वाज परपेचुटी? फॉरएवर. आप एक बात बताओ, परपेचुटी एक और नाम है परपेचुअल एन्युटी.
समथिंग दैट गोज ऑन, एन्युटी दैट गोज ऑन फॉर एवर। अब एक चीज सोचो, कोई लाइफ इंश्योरेंस वाला मेरा ले, मैं हर महीना 10-10 हजार रुपया पे कर रही हूँ अपना लाइफ इंश्योरेंस के लिए। अब मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि मैं 80-90 तक जीऊँ, या खास जीने का अच्छा नहीं है तो 60 तक जीऊँ, फटफट नकी हो, ठीक। तो इन दिस केस आई कैन विश, आई कैन एक्सपेक्ट, कैन आई से विद सर्टेनिटी? नो। पर जैसे एफडी है, मुझे पता है वो 10 साल का, वो मुझे 1 करोड़ देगा कितने बार, 10 साल के। हाँ या ना? So that time end period is 100% certain. But when it comes to perpetuity, there is no end period. There is no fixed ending, right? तो number of years वाला तो concept ही नहीं है। अगर नंबर ऑफ इयर्स का कंसेप्ट नहीं है तो मैं फ्यूचर वैल्यू तो बोल ही नहीं सकती कुछ। फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, जो मुझे 5 साल बाद मिले, एन ईयर्स के बाद मिले, एन इंस्टॉलमेंट्स के बाद मिले। पर यहाँ पे तो टाइम का ही बात नहीं हो रहा, आजीवन, फॉरएवर चल रहा है, टिल इंफिनिटी चल रहा है। So till infinity has no consideration of future value. So in present perpetuity, there is no concept of future value. It's a very important MCQ question. जैसे मैंने आपको डेप्रिसिएशन में बोला था, एक क्वेश्चन आता है, which out of the following is not a term that is used in depreciation? Depreciated value होता है, स्क्रैप वैल्यू होता है, सैल्वेज वैल्यू होता है, यूजफुल लाइफ होता है, यूजफुल वैल्यू ये नहीं होता है। सेम चीज यहाँ होता है परपेचुइटी में। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट वैलिड फॉर परपेचुइटी? ऑर्डिनरी एन्यूटी, एन्यूटी जब एंड ऑफ द टर्म में हो, एन्यूटी ड्यू होता है जब मैं बिगनिंग से पेंशन, मंथ की बिगनिंग में जब मेरे को पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वो ड्यू कहलाएगा। प्रेजेंट वैल्यू क्यों होता है, मैं समझाऊंगी क्या होता है, हम पढ़ाया नहीं, होता है, मैं बताऊंगी अभी क्यों। फ्यूचर वैल्यू बिल्कुल नहीं होता है, क्यों? बिकॉज इट गोज टिल इन्फिनिटी एंड देयर इज नो इन्फिनिट लोकेशन। कोई फिक्स लोकेशन तो है नहीं 10 साल कि हम इन्फिनिटी को पकड़ के ले आए। सो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू, मुझे बाद में कोई पैसा नहीं मिलता। व्हाई इज प्रेजेंट वैल्यू हियर देन? अब सपोज इमेजिन करो रिटायरमेंट पे अगर ये हो रहा है, मैं रिटायर हो रही हूँ, मुझे सपोज उन्होंने बोला कि मैं हर महीना आपको 2-2 हजार रुपया पे करूँ, दे विल पे मी एवरी मंथ 2-2 थाउजेंड। मैं उस 2 हजार का क्या करूंगी? There's nothing that can be done with such a minimal amount, right? So what I'll ask them is usually कि आपको क्या लगता है कितना साल जिएगा? वो बोला और 12 साल। हमने ठीक, हमको तो लगता है 15 जिएगा, बट चलो 12। So in these 12 years, you are gonna pay me every month 2,000 rupees, right? So एक काम करो, हर महीना 2-2 हजार मत दो, आप मुझे उसका एक्यूमुलेटेड अमाउंट आज ही दे दो, राइट? तो ऐसा नहीं कि वो ये कैलकुलेशन करेगा 2,000 इंटू 12 एक साल और इंटू 12 कर दिया और एक बार, नहीं। क्यों नहीं? आज वो 2 हजार दे रहे, एक साल बाद का वापस से जो 2 हजार रुपया होगा, वैल्यू ऑफ मनी तो गिर चुका होगा। जो हल्ला चल्ला या जो सामान मैं आज 2 हजार में खरीद सकती हूँ, वो सेम 2 हजार में मैं उस दिन नहीं खरीद पाऊंगी, राइट? द वैल्यू ऑफ मनी इज चेंजिंग। तो उसके हिसाब से जो इन्फ्लेशन है, या जो भी मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ही वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, तो बट द एक्चुअल कंसेप्ट बिंग वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस, परसेंटेज, राइट? तो उसके हिसाब से पैसा तो फिर भी हमको 2 ही हजार देगा, पर उसका एक्चुअल अमाउंट तो घट रहा है, चेंज हो रहा है। सो उसके हिसाब से आप मुझे बताओ, एक्यूमुलेटर अगर सपोज 4 लाख भी होता है ना, तो मुझे 4 लाख तो नहीं देगा, वो मुझे उससे कम ही देगा, राइट? तो उसका एक्यूमुलेटेड, या रादर द वर्ड इज नोन एज, आप लोग एक दिखेगा नहीं, दिस इज एन एक्चुअल कंसेप्ट। मैं आपको ये चैप्टर इतना अच्छे से क्यों पढ़ा रही हूँ, आप आगे कोई भी फाइनेंशियल कोर्स करो या नॉर्मल ग्रेजुएशन या सीए भी कर रहे हो, अगर ये चैप्टर कभी आपके साथ नहीं छोड़ने वाला। इट्स अ नॉर्मल अकाउंट्स चैप्टर, इट विल स्टे विद यू, सो आई एम गोइंग एज मच डिटेल एज आई कैन डू। सो ये जो मैं पेंशन बोल रही हूँ आपको, हर महीना मुझे 2-2 हजार देने वाला था, उसकी जगह मैं बोल रही हूँ आप मुझे एक एक्यूमुलेटेड पेंशन आज ही दे दो। द वर्ड इज कम्यूटेड पेंशन। तो वो मुझे कब देंगे वो पैसा? मैं अगर रिटायर आज हो रही तो आज देंगे, तो वो वैल्यू क्या हुआ? प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि मैं आज विड्रॉ करने वाली हूँ। दे वोंट गिव मी द एग्जैक्ट, क्योंकि उनको तो वन टाइम पेमेंट करना पड़ रहा है ना, तो उनके लिए तो ज्यादा भार है, तो दे विल पे मी लेसर अमाउंट। ऑब्वियसली अगर 4 लाख बनता तो वो लोग 4 लाख नहीं देगा, उनको कम ही देगा। हाँ, पर आई एम ओके विद इट। व्हाई? बिकॉज एटलीस्ट दैट अमाउंट आई कैन यूज टू मेक एन इन्वेस्टमेंट। मैं कुछ भी करूँ, कोई सपोज बिजनेस खोलना चाहूँ या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ जिसके रिटर्न से मैं ज्यादा कमा लूँ, वट एवर दैट मे बी, बट आई वॉन्ट टू टेक दैट इन वन गो। सो ये फॉरएवर वाला जो एन्युटी है वो नहीं लेके, मैं उसका इक्विवेलेंट आज के दिन जो पैसा कायदा बनता है, दैट आई विल विड्रॉ, right? So that withdrawal will be done when? Today, according to today's market.
सो इसलिए प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट होता है, देयर इज नो फ्यूचर वैल्यू कंसेप्ट, राइट? सो इन परपेचुइटी देयर इज नो, लिखो, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू. We only have present value. Okay. Anything that goes up to infinity. Infinite sequence में आप लोग अभी तक एक ही चीज पढ़ा, नाम याद है, टॉपिक हम याद दिलाते, फॉर्मूला इन्फिनिटी. आप सीक्वेंस में दो ही पढ़ा, एक एपी पढ़ा, एक जीपी पढ़ा, ऊपर ऊपर से सही जो भी पढ़ा है, नाम तो याद ही है एपी जीपी. इन्फिनिटी तक कौन सा पढ़ा है? जीपी. एक इनफाइनाइट जीपी बोल के शब्द अगर याद हो थोड़ा सा, है ना? सो इसमें ऑब्वियसली इंफिनिटी तक जा रहे हैं हम लोग, फॉरएवर. हाँ या ना? तो कौन सा कंसेप्ट यूज होगा? इनफाइनाइट जीपी. वी यूज इनफाइनाइट जीपी टू derive the present value of perpetual annuity. इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a by 1 minus r, and this common ratio has to be smaller than. क्यों? इंक्रीजिंग. एक मिनट सुनो. 3 2 are 6, 2 are 12, 2 are 24, 3 6 12 24 and so on. चलते चलो. इनफाइनाइट जीपी ये तो दिन ब दिन भयानक बड़ा हो जाएगा, सवाल ही नहीं उठता हम इसको पढ़ सकता है. पर उल्टा कर दो. 12 फिर कम हुआ 6, देन डिवाइडेड बाय 2 3, देन 3 by 2, फिर 3 by 4, फिर 3 by 8. दैट ग्रेजुअली द टर्म्स आर डिक्रीजिंग. तो ऐसा हो सकता है कि से 100 टर्म्स या 1000 टर्म के बाद वो इतने छोटे हो गए दैट आई कैन नेग्लेक्ट देम. सो इवन दो इट इज इनफाइनाइट, आई कैन स्टिल इग्नोर अ लॉट ऑफ टर्म्स. आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो नेग्लिजिबल हो जाएंगे, तो मैं इग्नोर करके उसको बंद कर सकती हूँ. तब जब सीक्वेंस डिक्रीज हो रहा है. बट अगर इंक्रीज हो रहा है आई कांट स्टडी. तो ऐसा नहीं है कि मैं मुंह उठा के हर इनफाइनाइट जीपी पढ़ सकती हूँ, ओनली इफ द रेशियो इज डिक्रीजिंग. इसलिए आर स्मॉलर देन 1. ठीक, हाँ ना? सो सेम प्रेजेंट वैल्यू वाला चीज क्या था? एक बार रिटर्न, फिर 2 बार रिटर्न, याद आ रहा है? अभी किया था. फिर 3 बार रिटर्न. कब तक? इट इज एन इनफाइनाइट जीपी. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? r by 1 plus i. व्हाट इज कॉमन रेशियो? 1 by 1 plus i. डाल दो फॉर्मूला में. a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r. नीचे नहीं लिख के साइड में लिखती, चलेगा? एलसीएम. सिंप्लीफाई करो, आपको मिल जाएगा फॉर्मूला. डिवाइड को इनटू में बदलूंगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. 1 प्लस आई, 1 प्लस आई कट गया. क्या आया फॉर्मूला? r बाई आई. मिला? ये है ऑर्डिनरी. अगर ऑर्डिनरी है मतलब पेमेंट 1 से स्टार्ट हुआ था, इसलिए पीछे आया 1 साल का इंटरेस्ट, फिर 2 का 2 साल का इंटरेस्ट, फिर 3 का 3 साल का इंटरेस्ट. यही अगर ड्यू इधर इधर खुद डिराइव कर पाओ. ऑर्डिनरी कब से स्टार्ट हुआ था? 1. सो पहला 1 साल का इंटरेस्ट बैक, सेकेंड का 2 साल का बैक हुआ. ड्यू में क्या हो जाएगा? द पेमेंट स्टार्ट फ्रॉम 0. तो 0 वाले में कितना बैक जाओगे? जाएगा ही नहीं, तो आर का आर ही रहेगा. 1 से बैकअप कर चुका है, कितना आया 1 से बैक करने से? r बाई आई. और ड्यू में क्या चाहता है? 0 भी जोड़ना. तो क्या होगा फॉर्मूला? इंटू क्यू होगा. देखो 1 2 3 इंफिनिटी. यहां से लेके यहां तक का प्रेजेंट वैल्यू का कायदा बना आपका r बाई आई. सारा टोटल कर लिया. इस 0 में आपको मिला है एन्यूटी r, इसमें तो कोई इंटरेस्ट बैक होगा ही नहीं. सो टोटल मिला के कितना प्रेजेंट वैल्यू हो गया? 0 का वैल्यू. ऐड कर दो. r प्लस r बाई आई. ये हो गया मेरा ड्यू का फॉर्मूला. फिक्स्ड. तो तीन ही चीज है, r एन्यूटी, i इज कंसर्न विद द रेट, और प्रेजेंट वैल्यू. तीन में से दो दे देगा, तीसरा हमें निकालना. दैट्स इट. सो परपेचुइटी ऑलवेज कम्स इन एमसीक्यू.
किसी को दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक सब लोग? पहले यहाँ तक आज थोड़ा पढ़ के आना, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेशन।